आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का बॉक्स एफएम के इस खास मंच पर जिसका नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग। शाम के 4 बज चुके हैं और हमारे साथ है स्टूडियो में प्रभात गोस्वामी जी। और अब हम माइक हवाले करते हैं प्रभात जी के तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सृष्टि आपका। और श्रोताओं, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महारत हासिल हैं, जिनका संबंध साहित्य से भी रहा और ख़ास तौर से व्यंग की दुनिया में भी वो एक बहुत परिचित नाम है। हम बताना चाहते हैं कि आज के हमारे मेहमान कौन हैं। मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन के एक संस्कृत निष्ठ परिवार में जन्मे वरिष्ठ पत्रकार, व्यंग्यकार, संपादक श्री ईश्वर शर्मा ने पत्रकारिता के माध्यम से समाज की विद्रूपताओं के व्यापक हल निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नवोदय विद्यालय से लेकर हिंदी, अंग्रेजी और रूसी भाषा में प्रवीण शर्मा ने रूस के इतिहास का अध्ययन किया और मस्कवा विश्वविद्यालय मॉस्को से विशेष पाठ्यक्रम किया। पत्रकारिता में डिग्री हासिल कर ईश्वर शर्मा जी ने दैनिक भास्कर उज्जैन से पत्रकारिता की मशाल हाथ में ली। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली पहुँचे, जहाँ राष्ट्रीय मंच पर पत्रकारिता के नए आयाम रचने का प्रयास किया। आउटलुक पत्रकार तथा आज तक टीवी चैनल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद नई दुनिया इंदौर से जुड़े और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के साहित्य संपादक के रूप में विशेष छाप छोड़ी। राज्य सरकार के लिए एक बहुरंगी कॉफी टेबल बुक तैयार की। एक पत्रकार और संपादक के रूप में आपने साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में देश की लोकप्रिय हस्तियों से साक्षात्कार किए। आपने नोबेल पुरस्कार प्राप्त श्री कैलाश सत्यार्थी के साथ काम किया है। वर्तमान में आप नई दुनिया के मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ के संस्करण के साहित्य संपादक के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। पत्रकारिता एवं साहित्य क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ईश्वर शर्मा जी को हिंदी सुध सम्मान, हुनर सम्मान सहित एडिटर्स चॉइस, बेस्ट कॉपी राइटिंग अवार्ड सहित अनेक सम्मान अर्जित किए। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मंच संचालन कर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले वरिष्ठ पत्रकार, व्यंग्यकार श्री ईश्वर शर्मा का व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। एक बार पुनः ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय प्रभात जी, आपको, बॉक्स एफएम की पूरी टीम को और आज अपने इस आयोजन से जुड़े सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और प्रणाम। और इन शब्दों के साथ कि दिलकश शब्दों में गुथी आज आपसे बात, दिलकश शब्दों में गुथी आज आपसे बात, और नमस्कार स्वीकार करें आदरणीय प्रभात। वाह वाह, क्या बात है। चलिए बातचीत का सिलसिला हम आगे शुरू करते हैं। आपका जन्म एक संस्कृत निष्ठ परिवार में हुआ, जहां संस्कृति, संस्कार और साहित्य का अकूत खजाना भरा हुआ था। फिर आपका रुझान पत्रकारिता की तरफ कैसे हुआ? प्रभात जी, मेरा सौभाग्य रहा कि हमारा परिवार जो है वो पठन पाठन वाला रहा। पिता संस्कृत के विद्वान हैं और प्रिंसिपल रहे। बड़े पिताजी अर्थात ताऊ जी जो हैं वे विद्वान प्रोफेसर हैं और उनकी लिखी पुस्तकें मध्य प्रदेश शासन के महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम में चलती हैं। और वे एक वेदाश्रम के, जो महाकाल की नगरी उज्जैन है, वहाँ वेद पढ़ाए जाने वाले एक आश्रम के संस्थापक भी हैं। इस तरह से परिवार पूरा पठन पाठन, हिंदी, संस्कृत भाषाओं में, भाषा से इतर विषयों में, तो पठन पाठन में सदैव ही जुड़ा रहा। तो बचपन से पढ़ने का माहौल मिला। हमारे जो बड़े भाई हैं वे भी पठन पाठन की दुनिया से आगे निकलकर वरिष्ठ पदों पर, शासन के पदों पर पहुंचे। तो घर में बचपन से वैसा माहौल था जिसमें अखबार पढ़ना, किताबें पढ़ना, साहित्य की पुस्तक पढ़ना, साहित्य से इतर पढ़ना, धर्म से जुड़े शास्त्र आदि पढ़ना, उनके विषय पर चर्चा करना। तो एक रुझान पठन पाठन की ओर तो था ही। अखबार को पढ़ने का एक माहौल घर में हमेशा से रहा। मेरी स्मृति में है कि बचपन में ही हमारे घर पे 2 या 3 अखबार हमेशा ही आते रहे। वे स्वाभाविक है कि हिंदी के ही अखबार थे। पत्रिकाएं आती थी जो न्यूज वाली पत्रिकाएं होती हैं, समाचार वाली, जैसे इंडिया टुडे, आउटलुक। धर्म पत्रिकाएं भी आती रही, जैसे अखंड ज्योति और कल्याण आदि। तो भाषा की ओर, पठन पाठन की ओर, शब्दों का जो सामर्थ्य है या शब्दों का जो जादू है वो कैसे जगता है, ये बचपन से देखने को मिला। पिता और बड़े पिताजी वक्ता भी हैं, बड़े मंचों से बोलते रहे हैं हमेशा। तो उनको बहुत
छोटी और बहुत सपनों से भरी आंखों से जब मैं बचपन में देखता था, जी जी। तो भाषा के जादू के प्रति मैं चकित रहता था कि भाषा में ऐसा क्या जादू है कि हम अपने आप को इतना बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो मेरा रुझान उस ओर बढ़ा और फिर अखबार पढ़ने का जुनून था, शौक नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं कि अखबार पढ़ने का जुनून था, शौक से आगे की बात थी। तो भाषा थोड़ी सी बनती चली गई। फिर स्कूल में जब रहे तो कार्यक्रमों का संचालन करने लगा था, भाषा की ओर रुझान बढ़ गया था। तो यही सब रहा कि लगा कि पत्रकारिता की दिशा मुझे चुननी चाहिए। और कॉलेज में भी मेरे शिक्षकों ने मेरी भाषा को लेकर कहा कि पत्रकारिता चुनना ज्यादा बेहतर रहेगा, अपनी बात कह पाएंगे, समाज के लिए बेहतर कुछ कर पाएंगे। तो ये सारी एक राह रही कि मेरी पत्रकारिता की ओर आना हुआ। जी, आपने अभी बचपन की काफ़ी बातें कही। बचपन होता ही इतना मज़ेदार है। आज के इस भागम भाग में जब भी हम कभी कोई पल हमें मिलते हैं तो हम बचपन की स्मृतियों में खो जाते हैं। आपका जन्म महाकाल की पवित्र धरा उज्जैन में हुआ, जहाँ घर घर में भक्ति और आस्था की बयार बहती है। कुछ बचपन की उन स्मृतियों को हम आपसे चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को आप बताएं, जहां आपको लगता हो कि आप बचपन से ही इस तरह के रुझान में थे। जैसे मैं था, हम बचपन में बीकानेर के गोस्वामी चौक में हम एक हस्तलिखित अखबार बाकायदा निकाला करते तो इस तरह की कई बातें हर बचपन से जुड़ी हुई होती हैं। तो कुछ ऐसी ही कोई बातें जो बचपन से जुड़ी हुई हैं, जो रह रह कर स्मृतियों में गाहे बगाए आती रहती हैं। जी प्रभात जी, एक बड़ा दिलचस्प सा किस्सा है मेरे बचपन से जुड़ा हुआ। जैसा आपने कहा कि बीकानेर में आप एक अखबार निकाला करते थे, अद्भुत सामने है आपकी और मेरी इस कहानी में कि जब उज्जैन जिले में मेरा एक गांव है, पैतृक गांव, जहाँ खेती बाड़ी है और जहाँ हमारे दादा परिवार रहता था पूरा। और उस गांव में मेरे बचपन का समय जो बीता, मैं नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी रहा जी। तो नवोदय विद्यालय से जब गर्मियों में छुट्टियां होती थी करीब 2-2.5 महीने की, तो उस दौरान मैं अपनी कविताएं लिखता था। स्कूल के दौर की बात है ये। तो राष्ट्रीयता से जुड़े भावों पर, भाषा से जुड़ी चीजों पर, देशभक्ति पर, देश प्रेम पर, तो वो कविताएं या समाज की मुश्किलों पर, उनको हल की जाने वाली चीजों पर, तो वो कविताएं मैं लिखता, फिर प्रिंट निकलवाता और उनको एक बड़े A3 साइज में प्रिंट निकालकर पूरे गांव के सार्वजनिक स्थलों पर रात में मैं जाता और अपने भाई के साथ पूरे गांव में चिपकाता था। उसका प्रतिसाद ये रहा कि लोग सुबह जब उठते, गांव अपना दतून करके जब सार्वजनिक स्थलों पर जाता था, जहां कोई मंदिर है, जहां कोई दुकान है, जहां कोई धर्मशाला है, जहां कोई बस स्टैंड है, तो ऐसी सार्वजनिक जगहों पर वो रात में वो कविता चिपक जाती थी और सुबह लोग पढ़ते थे जी। तो मुझे जो प्रतिक्रियाएं मिलती थी उससे मेरा एक उत्साह बनने लगा कि यदि सलीके के साथ कोई अच्छी भाषा के साथ बात कही जाए तो लोग सुनते हैं। तो वो रुझान फिर इस तरह बढ़ा कि मैंने एक अखबार, जो निज कहें, सार्वजनिक अखबार नहीं, उसको लिखना शुरू किया। उसमें कुछ स्थानीय खबरें होती थी, जिला स्तर की चीजें होती थी। ये जो पत्रकारिता की खबरें होती हैं जो हम अखबारों में पढ़ते, वे नहीं, इससे इतर, जैसे सक्सेस स्टोरीज, किसी किसान ने अपने खेत में कुछ कमाल किया और ऐसा कुछ उगा दिया, जैविक खेती की, किसी बच्चे ने बहुत गरीबी में पढ़कर कुछ अच्छा अचीव किया, ऐसी कहानियों को मैं लिखता था और उनको अखबार के रूप में प्रकाशित करके बांटता था लोगों के बीच में जा जाकर। तो वो एक जो उससे प्रतिसाद मिला, उसने पत्रकारिता के प्रति भी एक मन में एक अनुराग का, एक सम्मान का, एक गौरव का भाव पैदा किया। जी जी, आपने आगे जाकर पत्रकारिता का अध्ययन किया। पत्रकारिता एक ऐसी राह है जहां संघर्ष अधिक है, प्रशस्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है। क्या आपको भी कभी ऐसे हालातों से गुजरना पड़ा था? हाँ, बिल्कुल ऐसा तो है ही कि समाज में कुछ नौकरियों की या कुछ कामों की, कुछ सेवाओं की गहन प्रतिष्ठा बनी हुई है। जैसे कोई IAS है तो उनके प्रति एक अद्भुत प्रतिष्ठा समाज में है ही, किंतु कोई व्यक्ति कोयला खदान में है तो वो कितना भी योग्य हो, कितना भी ईमानदार हो, सच्चा हो, विवेकशील हो, प्रतिष्ठा के स्तरों में अंतर आ जाता है। पत्रकारिता के साथ एक अच्छी बात यह है कि पत्रकारिता के प्रति एक गहरा सम्मान समाज में है, क्योंकि आजादी की, स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई जो है उसमें पत्रकारों का बड़ा योगदान रहा। तो उन महनीय लोगों के योगदान से जो समाज के मन में पॉजिटिव भाव बना पत्रकारिता के लिए, उसका लाभ हमें भी इस बात के रूप में मिला कि जब हम सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, अच्छी भाषा के साथ,
तथ्यों के साथ, सधे हुए शब्दों के साथ पत्रकारिता करने लगे, तो समाज ने प्रेम के रूप में, स्नेह के रूप में, सम्मान के रूप में उसका प्रतिसाद दिया। लेकिन चूंकि जैसे पत्रकारिता में दोनों तरह के लोग हैं, वैसे ही शिक्षा में दोनों तरह के लोग हैं। एक शिक्षक बड़ा चैतन्य होता है, तो एक शिक्षक बड़ा आलसी किस्म का होता है, प्रमादी होता है। एक राजनेता बड़ा ईमानदार होता है, तो एक राजनेता बड़ा भ्रष्ट होता है। इसी तरह से पत्रकारिता में भी दोनों तरह के लोग हैं। तो वो लकीर के इधर तत्वनिष्ठा के साथ बने रहना और समाज के मन में अपने सत्व से, अपनी निष्ठा से समाज के प्रति अच्छा करते हुए यश अर्जित करने का प्रयास करना, ये परिवार ने भी सिखाया, हमारे इर्द गिर्द के जो वरिष्ठ पत्रकार रहे उन्होंने भी सिखाया, और प्रभु कृपा रही कि उस राह पर बढ़ चले। तो प्रशस्ति मिली, संघर्ष जरूर रहा, लेकिन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ, हमारी पत्रकारिता सच्ची है। जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। आपने एक जगह लिखा, आप समाज की विद्रूपताओं को देखकर उनके निदान के लिए पत्रकार बने। जब पत्रकार बन ही गए थे, उसके बाद आपने काम भी करना शुरू किया, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि इस मिशन में या इस उद्देश्य के साथ जिसमें आपने पत्रकारिता शुरू की थी, कुछ आपको सफलता मिली? हाँ, अखबार जब बचपन में पढ़ते थे तभी लगता था कि समाज वैसा क्यों है जैसा उसे नहीं होना चाहिए। हम अखबार कई बार पढ़ते हैं तो अखबार के बारे में लिखा भी गया है कि अखबार जो है आग उगलते हैं, या अखबार लहू से लिखे जाते हैं, या समाज की। तो मुझे हमेशा लगता था कि हम जैसा सोचते हैं समाज को कितना सुंदर, इतना सुरभित, इतना अच्छा होगा, लेकिन अखबार सुबह उठाकर पढ़ते हैं तो उसमें हत्या है, दुष्कर्म है, अपराध है। तो समाज का वो चेहरा भी अखबार में दिखाई देता है। तो कई बार मन में आता था कि चीजें ऐसे नहीं होना चाहिए, तो कैसे बदलाव में अपना गिलहरी योगदान क्या हम दे सकते हैं। तो जब मैं अपने शिक्षकों से इस बारे में बात किया करता था, या जो कि मेरे पिता ही प्राचार्य रहे, संस्कृत के विद्वान है, शिक्षक है, मैं पिताजी से भी कई बार पूछता था कि पिताजी ऐसा क्यों है। तो वे कहते थे कि ऐसा क्यों है के बजाय तुम्हें पूछना चाहिए कि क्या इसे बेहतर करने में अपना योगदान दिया जा सकता है। तो पिताजी कहते थे स्वयं को सुधारो, स्वयं ही समाज हो, हर व्यक्ति अपने आप में एक समाज है, स्वयं यदि हम सुधरेंगे तो चीजें बेहतर होंगी ही। तो पहले तो उन्होंने हमारे इर्द गिर्द एक दायरा बांधा कि आपको इन चीजों से परे रहना है और इन चीजों पर चलना है, ताकि आप उस राह पर बने रहें जहां पर आप सत्य की ओर जाएं, निष्ठा की ओर जाएं, ईमानदारी की ओर जाएं, श्रम की ओर जाएं, कठोर परिश्रम की ओर जाएं। तो एक तो उन्होंने पहले हमें तय किया, फिर हमें लगा कि चीजों में बेहतर करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो जब मैं पत्रकारिता में था तब मैंने प्रयास किया कि अपनी पत्रकारिता को उस दिशा में बनाए रखो जहां से अखबारों में सत्य लिखा जाए, अपराध की चीजों को सदैव हमने अवॉइड किया। जैसे एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, मैं जब उज्जैन में पदस्थ था, इस किस्से में मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि वो इस किस्से से जुड़े हुए लोग अभी भी जीवित हैं, किंतु एक सरकारी टेंडर हुआ, 4-5 वर्षों तक वो सरकारी टेंडर किसी एक ही व्यक्ति को खुलता रहा। तो जो उनके सामने टेंडर डालने वाले व्यक्ति थे, जो ईमानदार थे, उन्होंने हमारे ऑफिस आकर कहा कि साहब हम ईमानदारी से टेंडर डालते हैं, लेकिन किसी कारण से हमारा टेंडर खुलता नहीं। मैंने उसकी पड़ताल की 4-5 वर्षों के तथ्यों की, आंकड़ों की, कागजों की, तो पाया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमने उसको एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया। उसका लाभ ये हुआ कि अगले वर्ष जो टेंडर हुए वे ईमानदारी से हुए, और जो ईमानदार व्यक्ति था उसको टेंडर खुला। उस व्यक्ति ने जो वहां उस संस्था में 4-5 वर्षों से हो रहा था भ्रष्टाचार, वो दूर हुआ और वो संस्था शासकीय संस्था है, वो अपनी राह पर चल पड़ी। तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण ये है, इसी तरह का एक उदाहरण है कि उज्जैन में एक अनुरक्षण गृह है जहां पर भारत भर से जो बच्चे अपने माता पिताओं से बिछुड़ जाते हैं, ट्रेनों में बिछुड़ गए या बचपन में माता पिता की डांट से घर से भाग के चले गए, लेकिन फिर भूल गए कि अपने शहर का नाम क्या था। तो ऐसे बच्चों को उज्जैन में रखा जाता है, शासन के एक परिसर में, एक स्कूल जैसा है, उसमें बच्चों को रखा जाता है। तो मैं जब वहां अपने छुट्टी के दिन जाया करता था तो बच्चों की आंखों में अश्रु या बच्चों की बातों को सुनकर या उनके माता पिता के बारे में सुनकर मुझे लगता था कि इन्हें इनके माता पिता के पास पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारे संपादक उस समय उज्जैन में कीर्ति राणा जी थे, वरिष्ठ पत्रकार है, इंदौर में है इन दिनों। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर, इस पर हम एक कॉलम शुरू करते हैं। तो हमने रोशनी की तलाश नाम से कॉलम आरंभ किया, और उस कॉलम में प्रति सप्ताह में वहां अनाथ आश्रम के किसी एक बच्चे की कहानी लेता और वो लिखता था उसके फोटो के साथ। तो चूंकि दैनिक भास्कर का नेटवर्क भारत के पूरे हिंदी बेल्ट में है, तो वो कॉलम पूरे हिंदी बेल्ट में छपता। तो वो बच्चे जहां के थे उन शहरों में भी छपा। तो किसी के माता पिता ने देख लिया, किसी के रिश्तेदार ने फोटो देख लिया, वो कहानी पढ़ी, तो उन्हें पता चला कि अरे हमारा बच्चा तो उज्जैन के किसी उस अनुरक्षण गृह में है।
तो वो दौड़े दौड़े चले आए और उन्होंने संपर्क किया। और मुझे खुशी है कि पत्रकारिता का सकारात्मक चेहरा यह रहा कि ऐसे 28 बच्चे उस कॉलम के जरिए अपने घरों पर पहुंच सके। वो बच्चे जो कभी भी शायद अपने घर नहीं पहुंच पाते और वो इसी राह में भटकते हुए रहते हैं हमेशा। जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ईश्वर शर्मा जी से इस समय व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं। श्रोताओं, यदि आप भी इनसे कोई सवाल करना चाहें तो हमारे फ़ोन नंबर 73390969 पर आप कॉल कर सकते हैं, या आप अगर ऐप के ज़रिए इस बातचीत को सुन रहे हैं तो चैट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल ईश्वर जी से कीजिए। बातचीत का ये सिलसिला ईश्वर जी हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम आपका एक बढ़िया सा प्यारा सा व्यंग्य सुनते हैं। वे छोटे से गांव के बड़ भैये नेताजी थे। पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही उनके रोम रोम में जनता की सेवा का ज्वार उमड़ने लगता। वे हर क्षण इस तलाश में रहने लगे कि मौका मिले और जनता की सेवा कर डालूं। अगर मौका नहीं मिलेगा तो खुद मौका बना लेंगे, मगर सेवा करना है मतलब करना है। अब कोई माइका लाल उन्हें सेवा करने से रोक नहीं सकता। अब उनके दिल में सेवा माता आ गई थी, मगर सेवा करें तो कैसे करें? न वे सरपंच हैं कि नालियां साफ करवा दें, नहीं वे पंच हैं कि सरपंच को कमीशन का गणित समझाकर गांव की कीर्तन मंडली को पंचायत के पैसे से झांझा मजीरा दिलवा दे। इधर सेवा का रास्ता नहीं सूझ रहा, उधर सेवा ऐसी चढ़ती जा रही थी कि अब न की तो लोकतंत्र को क्या मुंह दिखाएंगे। नेताजी की बड़ी बुरी गत थी, लेकिन जैसे घूरे के दिन फिरते हैं वैसे नेताजी के भी दिन फिरे। एक दिन गांव के चौक पर जुआ खेलते हुए उन्हें एक आइडिया सूझा। उन्होंने तय किया कि अब चुनाव तक गांव में जिसके घर भी मौत होगी वे वहां जाकर संवेदना व्यक्त करेंगे। इससे सेवा की सेवा हो जाएगी और जनसंपर्क का जनसंपर्क। आइडिया दिमाग में आते ही वे गणित गुणताड़े बैठाने लगे। एक मरे गढ़े के कार्यक्रम में कम से कम 500 लोग तो आएंगे ही। यदि चुनाव तक कड़ाके की ठंड में 10 बुजुर्ग भी कड़क हो गए तो 500 की औसत से 5-1 हजार लोगों से अपना जनसंपर्क तो ना खर्चे हो जाएगा। इस कमाल के आइडिया पर बड़भैये नेताजी का मन जलेबी की खमीर की तरह मुस्कुरा उठा। 5000 लोगों से जनसंपर्क में उन्होंने अपनी जीत सूंघ ली। लोगों से मिलने की खुजाल में उन्होंने तुरंत फुरत 2 जोड़ी नए कुर्ते पायजामे सिलवाए और बाल काले करवाते हुए पूरी तैयारी कर ली। अब बस इंतजार था तो इस बात का कि गांव में कोई मरे। इधर कोई मरा कि उधर बड़भैये नेताजी झट से उसके घर संवेदने के लिए जा धमकेंगे। कुर्ते सिले 2 दिन बीत गए मगर कोई मरा ही नहीं। उन्होंने सोचा अभी बादल हैं इसलिए ठंड कम पड़ रही है, ठंड बढ़ते ही 1-2 बुजुर्ग तो सेवा का मौका दे ही देंगे। अब वे ठंड बढ़ने का इंतजार करने लगे, किंतु अब की सप्ताह भर बीत गया लेकिन न तो ठंड बढ़ी न ही कोई मरा। अब वे अधीर होने लगे। हालांकि लक्ष्य से डिगे नहीं, नेताजी थे इसलिए उम्मीद से बने रहे। उन्होंने न हिम्मत हारी न कुर्ते का कलफ खराब होने दिया, बल्कि उनकी तैयारी बदस्तूर जारी रही। अब वे सुबह ही पूजा में भगवान से कुछ मांगते मांगते चुपके से अपने गांव के बूढ़ों के मरने की दुआ मांगने लगे। महीना बीतने को आया पर कोई न मरा। चुनाव पास आ रहे थे, दिल बैठ रहा था, सेवा न की तो जीतेंगे कैसे। तभी एक दिन अचानक उनके पुण्य फलित हुए। उन्हें सूचना मिली कि गांव में एक मौत हुई है। उन्होंने झट कुर्ता डाला, आईना देखा, कुटिल मुस्कान के साथ कंघी की और निकल पड़े सेवा करने। वे गांव के चौक तक पहुंचे ही थे कि उन्हें किसी ने बताया कि कोई इंसान नहीं बल्कि मांगी लाल का बैल मरा है। ये सुन उन्हें काटो तो खून ही खून। फिर भी उन्होंने हार न मानते हुए मांगी लाल के घर की ओर कदम बढ़ा दिए। श्रद्धांजलि बैल को ही सही, बैल भी तो जीव था। फिर मांगी लाल के घर में 5 वोट भी तो हैं। तो चलिए इस व्यंग के बाद सुनते हैं व्यंग्यकार हरीश कुमार सिंह जो कि उज्जैन से हैं, उनकी एक समीक्षात्मक टिप्पणी। नमस्कार, मैं उज्जैन से व्यंग्यकार हरीश कुमार सिंह आपसे रूबरू हो रहा हूँ। श्री ईश्वर शर्मा जी का व्यंग पंचायत चुनाव और नेता नगरी का जनसंपर्क भारतीय राजनीति में देश के राजनेताओं का अपने अपने क्षेत्र में किसी भी तरह चुनाव में अधिक से अधिक वोट प्राप्त कर जीतने की कुटिल मंशा पर शानदार कटाक्ष है। राजनेता भावी चुनाव को ध्यान में रखकर किस तरह अपनी योजना बनाते हैं, गोटियां फिट करते हैं, व्यंग्य नेताओं की उस प्रवृत्ति पर इशारा करता है। राजनेताओं द्वारा आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर ही सारा खेल और खेला जाता है और इसका क्षेत्र की जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं रहता, बल्कि नेताजी के
सारे प्रयास वोट कबाड़ने को लेकर ही होते हैं। ईश्वर जी के व्यंग पंचायत चुनाव और नेता नगरी का जनसंपर्क में भी एक गांव के नेताजी आने वाले दिनों में होने जा रहे पंचायत चुनाव को देखते हुए जनता की सेवा कर अपने वोट पक्के करने की जुगाड़ में लग जाते हैं और इस बार सेवा के लिए वो नया प्रयोग करते हैं। आने वाले दिनों में अगर गांव में कोई बुजुर्ग कड़ाके की ठंड से स्वर्ग सिधार जाता है तो उसकी मिट्टी में कम से कम 500 लोग तो पहुंचेंगे ही और इनसे मिलकर जनसंपर्क कर नेताजी अपने 500 वोट अपनी अंटी में कर लेंगे। नेताजी का टारगेट पंचायत चुनाव से पहले अपने गांव की कम से कम ऐसी 10 शव यात्राओं में सम्मिलित होकर दुख बांटने से है। पंचायत चुनाव और नेता नगरी का जनसंपर्क व्यंग की भाषा पाठक को आकर्षित करती है। व्यंग में देशज शब्दों का चयन व्यंग न करते हुए व्यंग के प्रभाव को और प्रभावी बनाता है, जैसे बड़ भैये नेताजी, सेवा का ज्वार, सेवा माता, झांझ मजीरे, गणित गुंताड़ा, कुटिल मुस्कान, तो खून ही खून आदि। व्यंग की भाषा भावों से भरपूर है और ये व्यंग जमीनी व्यंग का आभास कराता है। व्यंग का अंत रोचक, रंजक और रहस्यमय है। ईश्वर जी का व्यंग पंचायत चुनाव और नेता नगरी का जनसंपर्क अपने पूरे देश के राजनेताओं और राजनीति का यथार्थ चित्रण है कि कुर्सी पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये राजनेता वोट पाने के लिए तरह तरह की जुगाड़ बढ़ाते हैं और जन सेवा से इनका कोई लेना देना नहीं है और ये जनप्रतिनिधि नहीं, एन केन प्रकारेण धन प्रतिनिधि बनना ही इनका अंतिम लक्ष्य है। बेहतरीन व्यंग की ईश्वर जी को बधाई। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में देश के नामचीन वरिष्ठ पत्रकार व्यंग्यकार श्री ईश्वर शर्मा जी को। ईश्वर जी हमसे रूबरू हो रहे हैं और निरंतर बहुत बेहतरीन तरीके से बातचीत कर रहे हैं। ईश्वर जी, एक बार पुनः स्वागत है आपका। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि देश में साहित्य और पत्रकारिता का एक गहन रिश्ता रहा है। हमारे देश में अनेक मूर्धन्य साहित्यकार पत्रकारिता के शिखर पुरुष भी कहलाए। अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, कमलेश्वर, रघुवीर सहाय जैसे अनेक नाम हैं। दूसरी तरफ वो नाम हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र से ही आए, नीचे से उठ के ऊपर तक आए और संपादक बन गए। आप अगर इन दोनों परिस्थितियों में तुलना करते हैं कि पत्रकारिता में कौन अधिक सफल रहा, साहित्यकार संपादक या पत्रकार संपादक? जी प्रभात जी, ये जिन मूर्धन्य विद्वानों के आपने नाम लिए उन सभी के प्रति प्रणाम का भाव रहता है। एक इसमें नाम गणेश शंकर विद्यार्थी का भी मैं जोड़ना चाहूंगा। तो जब बचपन में हम किताबें पढ़ा करते थे कहानियों की, तो प्रेमचंद जी ने मतलब करुणा सिखाई, आंखों में अश्रु दिए। रशियन साहित्य भी उस दौर में पढ़ना सीखा। तो किसी भी देश का साहित्य हो, किसी भी देश की पत्रकारिता हो, उसका केंद्रीय भाव सत्य और मनुष्यता, मानवता यही रहता है। तो मैंने ये समझा, ये पाया, ये बूझा कि साहित्य में वो रस है जो आपके शुष्क, आपके खंख और आपके रूखे जीवन को रसवान बना सकता है, रससिक्त बना सकता है जी। तो एक रुझान मस्तिष्क में पत्रकारिता की ओर था ही। इस बीच एक उपल भीतर ही भीतर यह भी फूट रही थी कि पत्रकारिता में, साहित्य पत्रकारिता के लिए जो स्कोप है, जो जगह है, जो कोना है, उसके बारे में भी एक मन में बात रखी जाए जी। तो जब ये जो सांसारिक किस्म के पत्रकारिता होती है, इससे चलते हुए पत्रकारिता की गाड़ी आगे बढ़ती गई, तो भाषाई रुझान के कारण, बेहतर लिख सकने की कोशिशों के कारण, जिन अखबारों में या जिन चैनलों में मैं रहा, उन्हीं ने मुझे ये प्रस्ताव दिए कि क्यों न हमारे अखबार का या हमारे चैनल का जो साहित्य वाला पक्ष है वो आप देखें। तो ये तो ठीक वैसा था कि अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। तो मुझे दोनों आंखें मिल गई, एक पत्रकारिता की और एक साहित्य की, और दोनों मिलकर साहित्य पत्रकारिता के रूप में
मुझे आनंदित करने लगी, सुख देने लगी। तो लिखत पढ़त पत्रकारिता वाली भी चलती थी, लेकिन उसके साथ साथ साहित्य पत्रकारिता वाली भी चलती थी। और इसी राह में, इन्हीं गलियों से गुजरते हुए एक बड़ा अवसर तब मिला जब नई दुनिया का जो प्रतिष्ठित व्यंग्य कॉलम है, द बीच जिसका नाम है, वो देश भर के व्यंग्य लेखकों में और व्यंग्य पाठकों में बड़ी प्रतिष्ठा है इस कॉलम की। और वर्ष 1983 से छप रहा है ये। तो इसके संपादन का और इसके लिए लेखक साथियों से व्यंग्य मंगवाने का, उसे प्रॉपर वे में संपादित करके उसमें अपना योगदान जो दे सकना है संपादन का, वो देते हुए प्रकाशित करने का सौभाग्य मिला। तो ये एक यात्रा रही जो पत्रकारिता से साहित्य और साहित्य से पत्रकारिता की गड्ढमड यात्रा रही, इसलिए दोनों ही विषयों का आनंद मिलता रहा। जी ईश्वर जी, एक सवाल ये भी है कि एक दौर तो वो भी था कि सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में साहित्यिक रचनाओं को प्रमुखता से स्थान दिया जाता था, और बहुत सी धर्मयुग या साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं को याद करें जहाँ पर बड़े बड़े विशेषांक साहित्यिक धरा पर निकले। और आज का जो दौर है, जो जिसमें धीरे धीरे साहित्यिक गतिविधियाँ कम होती जा रही हैं, जिनमें साहित्य के कॉलम सिकुड़ रहे हैं या बंद हो रहे हैं, ऐसे में साहित्य संपादक की भूमिका में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? प्रभात जी, वर्तमान दौर को हम देख रहे हैं कि ये दौर 15 सेकंड्स की रील वाला है जी। बच्चे हों या बड़ी उम्र के लोग हों, इन दिनों 15 सेकंड या 30 सेकंड की एक रील है, उसको भी पूरा नहीं देखते और उसके आगे बढ़ जाते हैं। तो समय के साथ मनुष्य का मस्तिष्क इतना अस्थिर होता चला जा रहा है, मनुष्य का चित्त जो है वो इतना अस्थिर होता चला जा रहा है कि वो ठहरता नहीं कहीं। वो एक जगजीत सिंह साहब की गजल है कि जिसमें आता है ना कि आदमी भी वक्त जैसा है कि कहीं ठहरता नहीं। तो अब इस दौर का, मोबाइल दौर का आदमी कहीं ठहरता नहीं। वो साहित्य जो है वो ठहराव मांगता है, वो धैर्य मांगता है, वो पढ़ने में भी परिश्रम मांगता है। आप पुस्तक लेकर बैठे, अखबार लेकर बैठे, एक कहानी पढ़ रहे हैं जो शायद 10 मिनट 15 मिनट की है, या एक उपन्यास पढ़ रहे हैं जो शायद आपसे 5 या 6 दिन मांगता है। एक आप बहुत छोटी सी लघु कथा भी पढ़ रहे हैं तो आप 1-2 मिनट का आपको निवेश उसमें करना होता है। लेकिन वर्तमान दौर ट्वीट का है जो बमुश्किल आधे मिनट में 30 सेकंड में पढ़ा जा सकता है। तो ये जो समाज में धैर्य का क्षरण हुआ है, पठन पाठन का क्षरण हुआ है, यही क्षरण साहित्य में परिलक्षित होता है कि जब लोगों के पढ़ने का अभ्यास कम हुआ है। लेकिन इस बीच मुझे एक कमाल की एक ज्योति प्रज्वलित होती दिखाई देती है कि वर्तमान दौर के ये आंकड़े हैं, तथ्य हैं कि वर्तमान दौर में सर्वाधिक किताबें छप रही हैं और सर्वाधिक किताबें खरीदी जा रही हैं। वाह। तो ऐसा लगता है कि लोग स्क्रीन के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड होकर, बहुत उसके साथ जुड़ाव रख के अब थोड़ा सा उबने लगे हैं और थोड़ा किताबों की ओर, पठन पाठन की ओर भी रुझान उनका बढ़ने लगा है। तो जो बेसिक चीजें हैं वे कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। सूरज अपनी जगह उगता रहेगा, नदियां अपनी जगह बहती रहेंगी, पठन पाठन भी अपनी जगह हमेशा बना रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि ऐसा ना होता तो जब मोबाइल दौर आया आज से 20 वर्ष पहले, तो आने वाले 5, 7, 10 वर्षों में शायद पठन पाठन पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी किताबें बड़े पैमाने पर छप रही हैं, बट रही हैं, अखबार लगातार सर्कुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद की किरण है कि साहित्य हमेशा तब तक बचा रहेगा जब तक मनुष्य की श्वास बची है। जी जी, क्या बात है। बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बार हम जरा पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी द्वारा दिया गया एक संदेश सुन लेते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुना देते हैं। बहुत कम संपादक होते हैं जो संपादक के अलावा एक लेखन की प्रतिभा भी जिनमें हो, और एक बहुत अच्छे व्यंग्य लेखक भी हैं ये ईश्वर शर्मा। ये ईश्वर शर्मा वो ईश्वर शर्मा नहीं है जो छत्तीसगढ़ के महासमुंद के हैं, वो भी बहुत ही अद्भुत लेखक हैं, पर ये उनके नाम जैसे हैं, पर ये बहुत गहरी समझ है इनको व्यंग्य की, और बहुत सारे रचनाएं जो आप आज तक बीच में देखते हैं, आदि बीच में जो छपती हैं, उसमें बहुत सारे लेखकों की रचनाओं को एक परिमार्जित करके लगभग नया
स्वरूप देकर ही ये छाप देते हैं, और कुछ इस तरह छापते हैं कि उस लेख की, उस व्यंग की खूबसूरती बढ़ जाती है, उसका तीखापन बढ़ जाता है, उसका मारक प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। आमतौर पे जो लेखक है वो बहुत अनुग्रहित ही होता है कि आपने मेरी रचना को इस तरह सुधारा, तो पर जिस तरह सुधारा वो अगर लेखक ने उस ढंग से समझा तो एक तरह का ये उसको ज्ञान भी देना है कि रचना इस तरह कंप्लीट होती है, इस तरह उसको परिमार्जित किया जाता है, इस तरह उसे एडिट किया जाता है, इस तरह उसे और अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये ज्ञान भी ईश्वर शर्मा एक संपादक के तौर पर नवोदितों को, तो खासकर युवाओं को, जो लेखक हैं जो बहुत पुराने समय से नहीं लिख रहे, अभी अभी इस विधा में आए हैं, उन सब के लिए एक तरह से ये एक हर अदबीज उस लेखक के लिए जो नया है, युवा है और अपनी रचना भेजता है, उसके लिए एक व्यंग का वर्कशॉप भी हो जाता है। तो ईश्वर शर्मा का एक मैं बहुत अलग किस्म के संपादक के तौर पर उनको देखता हूँ, और उससे उनकी व्यंग की प्रतिभा मुझे समझ में आती है। उनसे मेरा बहुत अब तो लंबा समय हो गया जब मैं उनको जानने लगा, उनसे फोन पर बात होती है। बहुत मेच्योर किस्म के आदमी हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत चीजें समझते हैं, पत्रकारिता की बहुत गहरी समझ है, और इंदौर में एक महत्वपूर्ण नाम है पत्रकारिता में। तो आज आप उनसे बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी, रंग प्रभात के लिए, और जो आप उनसे बात कर रहे हैं आपके लिए भी एक ये महत्वपूर्ण अवसर मानता हूं मैं। एक बार पुनः स्वागत है ईश्वर जी आपका व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में। आज हमसे रूबरू हो रहे हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार, व्यंग्यकार श्री ईश्वर शर्मा। ईश्वर जी, आपने लंबे समय तक नई दुनिया में जिस स्तंभ की बात चलती है, अदबीज, उसके काम को देखा। निरंतर आपने बहुत सारे व्यंगकारों को, जो आज के दौर के, पुराने दौर के तो कुछ लोग उसमें शामिल होते ही थे यदाकदा, लेकिन आपने अधिकतर नए दौर के व्यंगकारों को काफ़ी अवसर दिया। अदबीज का नाम सुनते ही सब लोग कहते हैं व्यंग्य का एक मील का पत्थर अगर कोई है तो वो अदबीज। इस स्तंभ की रचनाओं को संपादित करते हुए आपके मन में कैसा लगता था? आप क्या सोचते थे उसको? जी प्रभात जी, सर्वप्रथम तो कृतज्ञ हूँ आदरणीय और पद्मश्री ज्ञान सर के प्रति कि उन्होंने मेरे प्रति प्रेम पूर्वक ये बात कही, और आदरणीय हरीश जी के प्रति भी, जिनका व्यंग में एक बड़ा नाम है। अदबीज को संपादित करते हुए दरअसल मुझे कहने दीजिए कि अदबीज ने मुझे व्यंग्य पढ़ना और व्यंग्य लिखना और व्यंग्य को संपादन करना सिखा दिया। जैसे कोई अनगढ़ आदमी अपने हाथों में छेनी हथौड़ी लेकर पत्थरों को बेतरतीब ढंग से तोड़ना शुरू करे, अगर वो लगातार पत्थरों को तोड़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब उन पत्थरों से थोड़ा सा आकार गढ़ने लगेगा। जी जी। तो दरअसल वो पत्थर को नहीं गढ़ रहा, बल्कि पत्थर उसे गढ़ रहे हैं। इसी तरह से मैंने अदबीज को संपादित नहीं किया, बल्कि अदबीज ने मुझे संपादित करते हुए संपादन सिखा दिया। तो ये एक बड़ी प्रेमिल यात्रा रही अदबीज के साथ। अदबीज एक समय ऐसा भी लगता था कि जैसे यदि मेरी देह साहित्य है तो उसमें बहता हुआ रक्त मेरे लिए अदबीज। क्या बात है। अदबीज को लेकर एक बड़े कई सारे दिलकश अनुभव रहे, लेकिन एक अनुभव मैं सुनाता हूं कि एक मुंबई के एक लेखक जो मुझे व्यंग्य भेजते थे प्रकाशन के लिए, और हम प्रकाशित करते भी थे। एक बार ऐसा हुआ कि शाम को 8 बजे के आसपास एक दुखद खबर मिली कि उनका अचानक देहावसान हो गया है। वे स्वस्थ थे, लेकिन न जाने कैसे क्या हुआ कि अचानक देहावसान हुआ। अखबार की दुनिया में शाम को 6 बजे के बाद चीजें लगभग आकार ले लेती हैं कि कौन सा कॉलम छपेगा, कौन सी खबर कहाँ जाएगी, किस किस स्वरूप में होगी, आदि आदि। उसके बाद बदलाव करना थोड़ा सा समय बीतते बीतते मुश्किल हो जाता है। अदबीज कॉलम भी शाम को 5 से 6 के बीच में संपादित करके तय कर लिया जाता है कि आज ये अदबीज प्रकाशित होगा। 8 बजे जब वो सूचना मिली उन लेखक महोदय के देहावसान की, तो मैं चकित रह गया, और उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का एकमात्र भाव मुझे लगा कि क्यों न उनको आज अदबीज में प्रकाशित किया जाए।
तो मैंने अपना मेल टटोला कि उनका कोई ऐसा व्यंग्य रखा हो जो अप्रकाशित रहा हो तो मैं उसे आज प्रकाशित करूं। लेकिन दुर्भाग्य से उनका कोई व्यंग्य ऐसा नहीं था जो हमारे पास रखा हुआ हो और अप्रकाशित हो। जी। तो उनके सोचने समझने के तरीके को मैं जानता था, उनसे बातचीत फोन पर होती थी या उनका लेखन पढ़ता था उस आधार पर। तो उनकी शैली में उस दिन मैंने एक व्यंग्य लिखा और उस व्यंग्य का शीर्षक ही कुछ ऐसा था कि मेरे जीवन का अंतिम व्यंग्य, और वो उनके नाम से अगले दिन प्रकाशित हुआ। मुझे खुशी है कि उनके परिवार की ओर से फोन आया कि हमारे पिता जो है कल जा चुके हैं, लेकिन हमें आज सुबह का, अगले दिन सुबह का अखबार पढ़कर ऐसा लग रहा है कि हमारे पिता ने एक दिन का जीवन और जी लिया। जी, बहुत बड़ी बात थी ये। जी, तो अद्वीज को संपादित करते हुए ऐसे कुछ अवसर रहे। कई ऐसे अवसर भी रहे जब पत्र संपादक के नाम किसी साथी ने एक छोटा सा 20 पंक्ति का पत्र भेजा और जिसकी किसी एक पंक्ति में लगा कि कुछ चुटीली सी, कुछ तंज भरी, कुछ व्यंग्य भरी बात कह दी इस लेखक ने। तो उस पत्र लेखक साथी को, जो किसी गांव खेड़े में रहता है, मैंने उनके नीचे दिए नंबर पर फोन लगाया, उनसे आग्रह किया कि इसको इसी लाइन पर 400-500 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए आप। तो उन्होंने 200-250 शब्दों में खूब कोशिश करके लिखा, फिर 200-250 शब्द हमने हमारी ओर से डाले और एक उसको व्यंग्य के रूप में प्रकाशित कर दिया। तो अगले दिन उस पत्र लेखक साथी को लगा कि अरे ये तो व्यंग्य के स्वरूप में वो विचार प्रकाशित हो गया। तो हमें खुशी है कि वो धीरे धीरे छपे और आज उन्हीं लेखक साथी की 2 किताबें जो है वो प्रकाशित हो चुकी हैं अलग अलग जगह पर। तो ये एक बड़ी एक ऐसी यात्रा रही जिसमें अद्वीज मुझे गढ़ता चला गया। जी, ये बहुत बेहतरीन बात है। अब अद्वीज में जितने भी व्यंग्य छपते थे मैं भी उसमें शामिल रहा। अक्सर एक बात हुआ करती थी कि संभवतः आज के दौर में, पहले के दौर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज के दौर में जितने भी व्यंग्यकार यत्र तत्र अपने व्यंग्य भेजते हैं वो व्यंग्य छप भी जा रहे हैं। लेकिन मेरे नज़र में नई दुनिया और एक अमर उजाला, ये 2 मंच ऐसे हैं जहाँ स्वीकृति और अस्वीकृति का मज़ा भी चखना पड़ता है लेखक को। अद्वीज का संपादन करते हुए क्या कभी आपको ऐसा भी महसूस हुआ कि बहुत से लोग ऐसे भी व्यंग्य भेज रहे हैं जो वाकई व्यंग्य नहीं हैं, फिर भी वो निरंतर चाहते हैं कि एक बार उसकी उपस्थिति दर्ज हो जाए? तो ऐसे जो लोग हैं जो कभी निरंतर अस्वीकृति मिलने पर आपसे खिन्न भी हुए हों? जी, मुझे ऐसे कुछ वाकये याद आते हैं, लेकिन वो उन वाक्यों के प्रसंग बड़े दिलकश हैं। जैसे एक बार आदरणीय ज्ञान चतुर्वेदी सर ने कहा था कि व्यंग्य ही नहीं बल्कि साहित्य के हर विधा में, साहित्य से इतर हर विधा में, राजनीति में, सब जगह दरी बिछाने वाले लोग भी होते हैं और मंच पर बैठने वाले लोग भी होते हैं। क्या बात है। तो हर फील्ड को हर तरह के लोग चाहिए। तो ज्ञान सर से उस चर्चा में मैंने ये जो निचोड़, जो रस, जो अमृत हासिल किया था वो ये था कि यदि कोई साथी कमजोर व्यंग्य भी लिख रहा है लेकिन वो व्यंग्य परिवार का सदस्य है, तो उनसे उनकी रचना को पुनः भेजकर, मतलब लौटा दी जाए रचना सम्मान के साथ, और उसमें कहा जाए कि ये इनपुट्स अपनी ओर से और डालकर अगर आप भेजते हैं तो इसके प्रकाशन की संभावनाएं बन जाएंगी। जी। तो ऐसा कई बार हुआ कि हमारे पास एक रचना पहुंची जो कच्ची पक्की थी, जिसमें भाषा का गठन अच्छा नहीं था, वाक्यांश कमजोर थे, लेकिन उसमें व्यंग्य था, भीतर तत्व था, आवरण पर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे राख के भीतर अंगार होता है, तो राख हटाई दी जाए तो अंगार प्रज्वलित होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा मैंने आग्रह किया मेल पर ही। कुछ मेल हमारे पास आर्काइव में सुरक्षित भी हैं जो बड़े दिलकश थे। तो हमने उनसे, लेखक महोदय से आग्रह किया, आप ये इनपुट डालकर अगर आप भेजेंगे तो ये प्रकाशन के योग्य होगा। लेखक साथियों के प्रति धन्यवाद का भाव है मेरे मन में कि उन्होंने सदैव इसको सकारात्मक लिया, अपनी ओर से वो इनपुट्स डाले और उन्होंने पुनः भेजा। तो वो व्यंग्य अपने वास्तविक स्वरूप में छपा और उसको फिर व्यंग्य लेखक समुदाय में भी, पाठक समुदाय में भी स्वीकार किया गया और लोगों ने कहा कि हाँ, ये बड़ा अच्छा रहा। तो ऐसे खट्टे मीठे अनुभव रहे कि जब भी लौटाया इसी अनुरोध के साथ लौटाया कि कृपया इसमें ये इनपुट डाल के भेज दीजिए, तो इसमें ये वो जो मिसिंग बात है वो आ जाएगी, तो एक व्यंग्य रचना अच्छी बन जाएगी। ये हमारा सदैव प्रयास रहा है। प्रभात जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। सृष्टि कुछ बोलना चाह रही है? जी, कुछ और लोग भी हैं जो आपके लिए संदेश देना चाहते हैं, आइए उन्हें सुन लेते हैं और श्रोताओं को भी सुनाया जाए। जी।
नमस्कार, मैं उज्जैन से शशांक दुबे। जब कभी हिंदी अखबारों में व्यंग की उपस्थिति की बात चलती है, दो नाम सबसे पहले याद आते हैं। एक है नई दुनिया और दूसरा उसका व्यंग कॉलम अदबीज। 50 और 60 के दशक में जब अधिकांश हिंदी अखबार व्यंग से अछूते थे, तब देश के दो सबसे बड़े व्यंगकार शरद जोशी और हरिशंकर परसाई नई दुनिया में परिक्रमा और सुन भाई साधो जैसे व्यंग कॉलम लिखते थे। फिर जब ये दोनों व्यंगकार व्यस्त हो गए तो नई दुनिया ने प्रदेश के तमाम नए पुराने व्यंगकारों के लिए व्यंग का नियमित स्तंभ अदबीज शुरू कर दिया। इस स्तंभ की लोकप्रियता का आलम यह था कि पाठक सुबह सवेरे सबसे पहले नई दुनिया को मुखपृष्ठ की बजाय अदबीज से पढ़ना शुरू करता था। इस स्तंभ ने प्रदेश के कई व्यंगकारों को राष्ट्रव्यापी ख्याति दिलवाई। दुनिया में अदबीज में व्यंग लेखन के जरिए शरद जोशी और हरिशंकर परसाई की ही तरह अजात शत्रु, ज्ञान चतुर्वेदी, जवाहर चौधरी, हरि जोशी, ब्रजेश कानूनगो और शांतिलाल जैन ने भी व्यंग के क्षेत्र में अपनी अखिल भारतीय पहचान बनाई। इस कॉलम को लोकप्रिय और स्तरीय बनाने में राजेंद्र माथुर और राहुल बारकुते जैसे संपादकों और समय समय पर अदबीज स्तंभ को देखने वाले रणवीर सक्सेना, शाहिद मिर्जा, यशवंत व्यास, सूर्यकांत नागर, रविंद्र व्यास, रविंद्र सोनी, सुशोभित सक्तावत और ईश्वर शर्मा जैसे जानकार, वस्तुनिष्ठ और सूक्ष्मदर्शी साहित्य संपादकों का विशेष हाथ रहा है। अखबारी व्यंग के फॉर्मेट में अदबीज का रुतबा 40 साल तक कायम रहा, लेकिन वर्षों पाठक के दिल में धड़कता रहा अदबीज स्तंभ 20 दिसंबर 2022 से नई दुनिया के संपादकीय पृष्ठ से विदा ले चुका है। हालांकि पाठकों लेखकों की भारी मांग पर और संपादक ईश्वर शर्मा के सदनिष्ठ प्रयासों के चलते फिलहाल इस स्तंभ को नई दुनिया के इंदौर के स्थानीय संस्करण में स्थान मिला है, लेकिन हमें ये स्वीकारना होगा कि अदबीज अपना गौरवशाली अतीत पीछे छोड़ आया है। फिर भी ये कहना जरूर होगा कि जब कभी व्यंग को जन जन के बीच लोकप्रिय बनाने में किसी अखबार विशेष की बात छिड़ेगी तो नई दुनिया और अदबीज का नाम बड़े स्नेह और सम्मान से लिया जाता रहेगा। व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश राठौर, भीकनगांव, मध्य प्रदेश का नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर शर्मा जी जितने अच्छे लेखक हैं उतने ही अच्छे संपादक भी। इस लेखन संपादन से इतर देखे तो उतने ही अच्छे इंसान भी। दरअसल यही तो लेखन की कसौटी भी है कि हम जैसा लिखते हैं वैसे दिखना भी चाहिए और जैसे दिखते हैं वैसे होना भी चाहिए। ईश्वर जी एक संवेदनशील इंसान है। मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, मानवीय संवेदना, आमजन की पीड़ा और गांव देहात से जुड़े विषयों पर लिखे अदबीज वे हाथों हाथ लेकर प्रकाशित करते थे। बतौर संपादक व्यंग्य विधा के संवर्धन संरक्षण हेतु जो प्रयास ईश्वर जी ने किया, कहीं किसी और के द्वारा होता दिखाई नहीं पड़ता। अदबीज व्यंग का तो ईश्वर जी अदबीज के पर्याय बनकर उभरे हैं। ईश्वर जी ऐसे संपादक हैं जो जन सरोकार से जुड़े विषय पर लिखी अधपकी रचना को भी अपने संपादकीय कौशल से निखार कर पाठकों तक पहुंचाते हैं। बहरहाल उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को, प्रभात जी और पूरी टीम को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का, और आप सभी की जानकारी के लिए कि व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम हर बुधवार शाम 4 से 5 बजे तक जयपुर से प्रसारित बॉक्स FM के माध्यम से आप सुन रहे हैं। अगर कोई श्रोता जो इस समय सुन रहा है, अगर उसके मन में कोई सवाल है जो ईश्वर जी से पूछना चाहें तो 7339900969 पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर की एक बात और कि निरंतर अभी जैसे हमारे दो साथियों ने बताया भी कि जिसमें यह बात भी उभर कर आई कि एक तरफ तो हमने व्यंग को एक सशक्त मंच दिया था, लेकिन अब वो मंच थोड़ा सा अपने सीमित दायरे में आ गया है। उसी का दायरा वापस बढ़ाने के लिए एक सविनय निवेदन यात्रा भी हुई थी। ये बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह हमारे दुबे जी हैं जो उज्जैन से साल भर का लेखा जोखा
अपने पास रखते थे पूरी मेहनत के साथ कि एक साल में अधबीच में कितने व्यंग किस किस लेखक के छपे और उसमें क्या खास बात थी, क्या वो व्यंग अपनी कसौटी पर सही थे या नहीं थे, कहाँ कमजोरी थी या कहाँ बेहतरी उसमें दिखाई दी थी। आपको कैसा लगता था जब इस तरह के मूवमेंट या इस तरह की बातें एक संपादक के सामने आती हैं अपने ही कॉलम के लिए? जी प्रभात जी, शशांक जी का नाम आया तो मेरा मन उनके प्रति सम्मान से भर उठा। कोई व्यक्ति प्रतिदिन का परिश्रम करे और 365 दिनों तक परिश्रम करे कि अखबार में कोई कॉलम छप रहा है उसका लेखा जोखा रखे, किसने लिखा, किस विषय पर लिखा, कितने दिनों तक कोई व्यक्ति लिखता रहा और वर्ष के अंत में एक लंबी थका देने वाली पोस्ट लिखना जिसमें ये बताना रुचिकर ढंग से कि स्कोर ये रहा। जैसे क्रिकेट मैच का स्कोर होता है बड़ा रुचिकर, वैसा अधबीज का स्कोर वर्ष के अंत में शशांक दुबे जी बताया करते थे। तो वो बड़ा लोकप्रिय था, लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे कि कौन व्यंग्य लेखक कितनी बार छपा और उसकी किस तरह की रचनाएं रही आदि आदि। ये तो बड़ा दिलकश यात्रा रही ही। व्यंग्य मुझे ऐसा लगता है और शायद आप भी सहमत होंगे ही बतौर वरिष्ठ व्यंग्य लेखक कि व्यंग्य सिमटने के बजाय इन दिनों और अधिक पढ़ा जा रहा है। सिर्फ व्यंग्य लेखन के दृष्टिकोण से मैं नहीं कह रहा, बल्कि जैसे भारत का हास्य बोध जो है, जो आज से 40 वर्ष पहले हास्य बोध रहा होगा या 20 वर्ष पहले जो जनमानस का हास्य बोध रहा होगा, उसके मुकाबले वर्तमान दौर का हास्य बोध भी कम नहीं। चाहे माध्यम बदल गए हों, लेकिन लोगों में एक हास्य बोध, एक तंज बोध, एक व्यंग्य बोध है। और ये भारतवर्ष के लेखन से इतर लोगों में भी देखा जा रहा है। तो व्यंग्य की दुनिया सिमटने के बजाय मेरा ऐसा मानना है कि बढ़ ही रही है और इसमें इसको बड़ी संभावनाएं हैं कि जो अच्छा तंज कर सकते हैं। जैसे नई उम्र के साथियों में सौरभ जैन बहुत अच्छा लिखते हैं, मुकेश राठौर जी जिनका नाम आया, उन्होंने तो एक छोटे से गांव से निकलकर धूमकेतु की तरह लगातार व्यंग्य लिखना शुरू किए, ग्राम्य जीवन की चीजों को लिखना शुरू किया। और मुझे लगता है शायद वो कैलाश मंडलेकर जी की प्रतिमा को द्रोणाचार्य की तरह सामने रखकर व्यंग्य लिखते हैं तो उनके व्यंग्यों में वो रस आने लगा है। तो व्यंग्य की दुनिया बड़ी रस से भरी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऐसी ही रस से भरी हुई रहेगी, क्योंकि मनुष्य में और शेष प्राणियों में यही सबसे बड़ा अंतर है कि मनुष्य हंस सकता है। हाँ, बिल्कुल। मनुष्य तंज कर सकता है, मनुष्य व्यंग्य कर सकता है। तो व्यंग्य तो सदैव जीवंत रहेगा और बढ़ता रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। जी। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी लाइन पे जुड़े हैं, आइए जानते हैं। हेलो, नमस्कार, अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए। विजय इमली वाला जी। मुझे ईश्वर जी शर्मा का अनंतनाथ जो नई दुनिया में प्रकाशित होता था जी, वो बड़ा प्रेरणादायी लगता था। उसके बंद होने से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ईश्वर जी जवाब देंगे इसका? जी। दरअसल आप अनहदनाद को प्रेम करने वाले सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ। मजे की बात यह है प्रभात जी, अनहदनाद एक कॉलम था जो मनुष्यता का उत्सव मनाता है। जैसे अखबारों में तमाम तरह की राजनीति की, समाज की सब खबरें आती हैं, लेकिन अखबार में यदि कोई कॉलम ऐसा हो जो हमारे आसपास घटित हो रही छोटी छोटी लेकिन बहुत ही मूल बातों को लिखे, जिसमें सत्य हो, जिसमें निष्ठा हो, जिसमें ईमानदारी, जिसमें करुणा हो, जिसमें आंसू हो, जिसमें धैर्य हो, तो जो मनुष्य के गुण हैं जिनको कम रेखांकित किया जाता है इस दौर में, जो शोर शराबा कर रहा है, जो हीरो बना फिरता है, उसके बारे में सब चर्चाएं करते हैं। लेकिन जो डाउन टू अर्थ है, जो कम शोर करता है, जो करुणा से भरा हुआ व्यक्ति है, उसके बारे में कम बात होती है। मेरा प्रयास अनहदनाद कॉलम के नाम से यही था कि ऐसी ही चीजों को प्रकाशित किया जाए पूरी क्षमता, पूरी ताकत और पूरे सौंदर्य के साथ, और लोगों के बीच ये विश्वास बनाया जाए कि 90%, 95% लोग जो है अब भी वे करुणा से भरे हुए हैं, सत्य से भरे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना से भरे हुए हैं, अपनेपन की भावना से भरे हुए। समाज का केवल 5% हिस्सा ऐसा है जो क्रूर है, जो निष्ठुर है, जो नकारात्मक है, लेकिन 95% सकारात्मक है। तो 95% सकारात्मक साथियों के किस्सों को, समाज में घटित होने वाली चीजों को उस कॉलम में लिखा करता था, इसलिए वो थोड़ा लोकप्रिय भी रहा, लोग उसे पसंद करते थे। मुझे खुशी है कि मैं जब शादी समारोह में किसी के यहाँ जाया करता था तो लोग, मैं इधर भोजन लेना चाहता हूँ लेकिन लोग मुझे पकड़ लेते थे, बोले सर वो आपके उस दिन जो किस्सा था वो बड़ा दिलकश था। तो
मुझे खुशी थी कि अनहद नाद लगातार प्रकाशित होता है, वो अब प्रत्येक रविवार को पुनः अनहद नाद के प्रेमियों तक पहुंचेगा, अलग अलग फॉर्मेट से, वो चाहे फेसबुक के जरिए हो या किसी पॉडकास्ट के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के जरिए हो या किसी भी माध्यम में हो, लेकिन वो पहुंचेगा, फिर से पुनः उसका आरंभ होगा, क्योंकि मनुष्यता की कहानियां तब तक कही जानी चाहिए जब तक कि इस दुनिया में मनुष्यता बची रहेगी। जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ और संदेश जो हमारे कुछ साथियों ने भेजे हैं। जी, फॉक्स एफएम का बहुत शुक्रिया। प्रभात जी ने इस श्रृंखला के जरिए न केवल हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठित किया है, बल्कि अब इसका इंतजार होने लगा है कि इस बार कौन सा व्यंगकार सामने आ रहा है। और ईश्वर शर्मा का चयन बहुत उत्कृष्ट है। ईश्वर जी व्यंगकार तो बहरहाल हैं ही, पर व्यंग के गुणग्राहक बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो नई दुनिया में व्यंग की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन ईश्वर शर्मा ने नई दुनिया की व्यंग की इस परंपरा को देखा जाए तो पुनर्जीवित किया है। कुछ नए व्यंगकार भी उनके दौर में आए और इन दिनों बहुत अच्छा व्यंग लिख रहे हैं, तो इसका श्रेय तो ईश्वर शर्मा को दिया ही जाना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ईश्वर शर्मा विनम्र संपादक हैं। वे ये अहंकार नहीं पालते कि भाई हम संपादक हैं तो हम क्यों किसी लेखक से रचनाएं मांगे। उन्हें यदि लगता है कि फला विषय पर फला लेखक बेहतर व्यंग लिख सकता है तो वे निसंकोच उस लेखक से रचनाएं मांग लेते थे, फोन कर लिया करते थे। नई दुनिया में उनका जो हफ्तावारी कॉलम आया करता है, वो कॉलम बहुत लोकप्रिय हुआ है। वे अपने कॉलम में अनेक ऐसी अद्भुत घटनाओं को खोज कर लाते थे कि पढ़कर चमत्कृत हुआ जा सकता है। एक बात और है, संस्कृति और भारतीय परंपरा ईश्वर शर्मा के बहुत प्रिय विषय रहे हैं। उनकी भाषा में व्यंग की मुद्रा और अंडर करंट हुआ करता है। वे शालीनता की हदों में रहकर व्यंग करने वाले पत्रकार हैं, संपादक हैं। तो उनका असली रूप भी पत्रकार और संपादक का ही है। वे अपने संस्थान और अखबार के प्रति एक जिम्मेदार संपादक की तरह जाने जाते हैं। मुझे उनके कॉलम में, चूंकि अब ये होली का प्रसंग है, तो मुझे उनके एक कॉलम की याद आती है। उन्होंने होलिका को परिभाषित करते हुए एक बार कहा था कि किसी भी अनाज की ऊपरी परत को होलिका कहते हैं। जैसे चना या मटर है तो जो मटर का जो ऊपरी परत है वो होलिका कहलाता है, और जब उसको जलाया जाता है, उसको भुना जाता है, उसको सेका जाता है, तो जो अंदर चना और मटर का जो सुरक्षित रूप हमें मिलता है वो प्रहलाद है। तो ये होलिका में जो जलता है, अन्न का जो दहन होता है और उसके भीतर से जो साबुत अन्न निकलता है वो प्रहलाद है, और जब वो प्रहलाद प्रकट होता है तो होलिका का जयघोष होता है। तो ऐसे बड़े अछूते विषयों पर ईश्वर शर्मा खोज कर अपने कॉलम में लाते थे, और मैं उनके कॉलम का इंतजार करता था। और मैं क्या, काफी सारे पाठक उनके उस कॉलम का इंतजार किया करते हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। बहुत धन्यवाद प्रभात जी। फॉक्स एफएम का बहुत शुक्रिया। प्रभात जी ने इस श्रृंखला के जरिए प्रिय व्यंग्यकार भाई पंडित ईश्वर शर्मा अच्छे कुशल व्यंग्यकार हैं, बहुत श्रेष्ठ संपादक रहे। उनके संपादन में मानवीय संवेदनाओं का बहुत ध्यान रखा जाता है। नई दुनिया में संपादक रहते, उनके अग्रलेख मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण होते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक विशिष्ट कॉलम चलाया, अनहद नाद। उसमें जितनी भी कहानियां होती थी, हर हफ्ते लगभग 4 कहानियां वे डालते थे, इंदौर की और अपने आसपास की, जिसमें सिर्फ मानवीय संवेदनाओं के किस्से ही होते थे, तो वो सच्चे किस्से होते थे। तो वो काफी प्रेरणास्पद होते थे, और खुद ईश्वर जी भी मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व है, तो उनका अभिनंदन। ये दूसरा संदेश था मुकेश जोशी जी द्वारा, जो उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं। आगे बढ़ाते हैं बातचीत का सिलसिला। ईश्वर जी, बातचीत का सिलसिला भी है, क्योंकि हमारे पास वक्त तो कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 1-2 सवाल और लें। उसके बाद में हमारे चैट रूम में बहुत से लोगों ने संदेश भेजे हैं, तो उनको भी आपको सुनाएंगे। एक संपादक के रूप में आप एक मुकम्मल व्यंग को कैसे कसौटी पर रखते हैं कि वो कौन सी विशेष बातें या कौन सी बातें होनी चाहिए जो
जिससे लगे कि ये व्यंग्य अपने आप में मुकम्मल है और इसे प्रकाशित किया जा सकता है? जी प्रभात जी, जब हमारे पास व्यंग्य आते रहे तो उन्हें चयनित करने यानी प्रकाशन के लिए चयनित करने की पहली और सबसे पहली कसौटी में ये रखता था कि उसमें वो बात व्यंग्य के तंज के लहजे में कही जा रही है या नहीं। भाषा कमजोर हो सकती है, मात्राओं की गलतियां हो सकती हैं, वाक्य का गठन थोड़ा कमजोर हो सकता है। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको कम या ज्यादा पाठक स्वीकार कर लेता है। लेकिन यदि कोई बात ठीक से कही जा रही है, तो ठीक से उसका तत्व उसमें शामिल है, तो लोग बड़े उस व्यंग्य से जुड़ाव अपने आप को महसूस कर लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, और ये थोड़ा सा ताजा उदाहरण है कि जैसे अभी हाल ही में महाकुंभ संपन्न हुआ और उसमें सबसे ज्यादा वायरल हुए लोगों में एक वो बिटिया रही इंदौर की, जिसका नाम मोनालिसा रहा। बिल्कुल। उसने कोई लॉरियल का बड़ा मेकअप नहीं किया, उसने दुनिया के सबसे बड़े मेकअप मैन से मेकअप नहीं करवाया। उसकी भाषा में अल्हड़पन है, कोई सौंदर्य नहीं बोलने में। वो आपकी हमारी तरह बहुत सधी हुई भाषा नहीं बोल पाती, नहीं, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक भाव था, जिस भाव ने लोगों को छुआ, लोगों को प्रभावित किया, तो लोग जुड़ते चले गए। वस्तुतः एक ग्रामीण आदमी भी यदि ठीक ढंग से अपनी बात कहे और उसमें वो कथ्य हो, वो तथ्य हो, वो जो प्राण तत्व हो, तो उसके आसपास भाषा और उसका शिराजा तो बुना जा सकता है। तो मेरे पास जब रचनाएं स्वीकृति के लिए आती थी तो मैं उसमें सिर्फ ये देखता था कि क्या उसमें वो तत्व है। अगर तत्व है तो भाषा उसके आसपास बुन ली जाती थी, कथानक उसके आसपास, शब्द सौंदर्य उसके आसपास बुन लिया जाता था, तो इस तरह से वो प्रकाशित हो जाया करता था। जी। अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला प्रश्न आया है विवेक रंजन जी का, आइए सुनते हैं। प्रभात जी नमस्कार। सर्वप्रथम व्यंग्य जगत की ओर से, मेरी ओर से, मैं भोपाल से विवेक रंजन श्रीवास्तव, आपको आज आपका जन्मदिन है तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप इसी तरह व्यंग्य कर्म में निमग्न रहें और हमें नए नए व्यंग्यकारों से, लेखकों से रूबरू कराते रहें बॉक्स एफएम पर। दूसरा, जो आज के मुख्य हमारे अतिथि हैं ईश्वर शर्मा जी, उनसे एक छोटा सा सवाल है। ईश्वर जी, हम आपके संपादन में अदबीज स्तंभ के अंतर्गत ढेर सारे व्यंग पढ़ते रहे हैं बराबर, और आपका जो स्तंभ लेखन है उसमें भी एक रोचक, मधुर और एक लयात्मक भाषा में आप जिस ढंग से नए नए मुद्दों को उठाते हैं उसके हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपका व्यंग्यकार ज्यादा बड़ा है या आपके भीतर जो छुपा हुआ व्यंग्य साहित्य का संपादक है वो ज्यादा बड़ा है? क्या सोचते हैं आप? विवेक रंजन जी, एक दिलकश प्रश्न के लिए धन्यवाद। लेकिन सच तो ये है कि ये दोनों ही बहुत छोटे हैं, मेरे भीतर का व्यंग्यकार भी और मेरे भीतर का व्यंग्य संपादक भी। जैसा अभी प्रभात जी से चर्चा में मैंने कहा कि किसी व्यक्ति के भीतर क्या तत्व होता है ये उसे खुद पता नहीं होता, लेकिन जब वो टकराता है अलग अलग जगहों से तो उसे पता चलता है उसके भीतर ये भी निहित है। तो अद्भीत से जब मेरा टकराव हुआ या जुड़ाव हुआ या उससे गुजरना हुआ, तब मुझे पता चला कि मैं व्यंग्य जो बचपन से या किशोरावस्था से कॉलेज के समय पे पढ़ता रहा, वो दरअसल सिर्फ पढ़ता भर नहीं रहा, व्यंग्य को संपादित करते भी समय मेरे भीतर से कुछ वाक्य भी फूट पड़ते थे। मुझे लगता था कि हाँ, ये वाक्य इसमें डाल देना चाहिए, इससे ये बात ज्यादा बेहतर ढंग से शायद कही जा सके। तो एक लेखक की 95% रचना होती थी, उसमें 5% मेरा हिस्सा मिल जाता था, तो मुझे गौरव महसूस होता था। तो लेखक सदैव बड़े रहे हैं, लेखक सदैव विराट रहे हैं, उनके लेखन की क्षमताएं, उनकी भाषा का सौंदर्य बड़ा दिलकश रहा है। उसमें एक छोटा सा गिलहरी योगदान देते हुए मैं स्वयं को भी उस व्यंग्य में शामिल कर लेता था, उस व्यंग्य के देह में शामिल हो जाता था, बहते हुए रक्त में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा व्यंग्य लेखक भी और मेरे भीतर का व्यंग्य संपादक भी दोनों बहुत छोटे हैं आप जैसे बड़े लेखकों के मुकाबले। जी, क्या बात। चैट बॉक्स में मोहित सोनी जी लिख रहे हैं, नमस्कार टीम बॉक्स एफएम एवं सम्मानीय श्री ईश्वर शर्मा जी। प्रोफेसर आर.के. जैम अरिजीत लिख रहे हैं, सर आज से 10 साल पहले की ओर वर्तमान की पत्रकारिता में कितना बदलाव आया है? देखिए अरिजीत जैन जी और महेश सोनी जी, आप दोनों का धन्यवाद। बदलाव तो हर क्षण आ रहा है, वो सकारात्मक बदलाव भी है और नकारात्मक बदलाव भी है। यदि
ये सृष्टि खुद को बदलाव में नहीं रखेगी तो ये इसमें सड़ांध से पैदा हो जाएगी। तो बदलाव पत्रकारिता में भी नई किस्म की पत्रकारिता अब एक अलग तरह की है। जैसे आप देखते हैं, एक चैनल की पत्रकारिता होगी जो टीवी चैनल पे दिखाई देती है, एक अखबार की पत्रकारिता होगी जो अखबार में दिखाई देती है। लेकिन अखबार और टीवी चैनल के बीच में एक बड़ी गैप है जिसे इन दिनों सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया की पत्रकारिता फुलफिल कर रही है। जैसे यदि आपके मन में किसी विषय पर है, आप कुछ लिखते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं या अन्य माध्यमों पर डालते हैं, तो वो भी पत्रकारिता का एक स्वरूप ही है। इन दिनों पॉडकास्ट एक बड़ा स्वरूप है कि किसी विषय पर किसी व्यक्ति को जानने के लिए, किसी व्यक्ति की अंतर्निहित कथा को, जीवन को, संघर्ष गाथा को जानने के लिए पॉडकास्ट होते हैं। तो पत्रकारिता स्वयं को लगातार बदल रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह सृष्टि प्रतिपल स्वयं को बदल रही है। सूरज चल रहा है, नदियां बह रही हैं, झरने बह रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, तो पत्रकारिता भी ठहर नहीं सकती, इसमें लगातार बदलाव हो रहा है। जी, अगला सवाल हरीश कुमार सिंह उज्जैन से लिख रहे हैं, आज पत्रकारिता जनहित जन सरोकारों से विमुख होकर क्या चौथे स्तंभ का दायित्व निभा पा रही है? हरीश जी का ये प्रश्न बड़ा गहरा है और ये प्रश्न इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ पत्रकारिता से नहीं पूछा जाना चाहिए, ये समाज के हर तबके से पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्षरण हर जगह हुआ है। शिक्षक आज से 50 वर्ष पहले जो हुआ करते थे उनके मुकाबले आज के शिक्षक क्षरित हुए हैं, अधिकारी क्षरित हुए हैं, राजनेता क्षरित हुए हैं। क्षरण का जो प्रभाव है वो हर फील्ड में दिखाई देता है। तो इस वजह से इस क्षरण से पत्रकारिता भी अछूती नहीं है। लेकिन मुझे हमेशा सकारात्मक देखने की एक आदत सी रही है, दृष्टिकोण सा रहा है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नया जो पानी शिक्षा में आ रहा है, अफसरी में आ रहा है, पत्रकारिता में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है जो स्टार्टअप के जरिए, तो नया पानी सदैव सड़ांध भरे पानी को दूर कर देगा और नया पानी सदैव अपनी जगह बना लेगा, क्योंकि जो बहता हुआ है वही जीवंत बना रह सकता है। तो जो सत्य है, जो देखिए एक कहावत है कि जो बहुत बदमाश किस्म का आदमी होगा या लंपट लुटेरा किस्म का आदमी होगा वो भी अपने सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में एक ईमानदार आदमी को चाहेगा। तो मानवीय जो गुण है, सत्य जैसे, निष्ठा जैसे, उनकी अपनी जगह सदैव बनी रहेगी। इस वजह से सच्ची और अच्छी पत्रकारिता की जगह भी सदैव बनी रहेगी। शायद इसीलिए आज आप, मैं, प्रभात जी और हमारे साथीगण सारे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि जो नकारात्मकता है वो स्वतः छटता चला जाएगा और सकारात्मक जो है वो सदैव चलता चला जाएगा। सूरज उगेगा प्रभात के संग और अंधेरा छटता चला जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। जी, क्या बात है। क्योंकि समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ रही है तो मैं फटाफट से ये प्रश्न ले लेती हूँ, ये आपकी तारीफ़ें आपको बता देती हूँ। मुकेश राठौर जी लिख रहे हैं, आदरणीय ईश्वर शर्मा जी द्वारा पत्रकारिता और साहित्य पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। ईश्वर जी किसी भी अखबार के लिए अमूल्य धरोहर है। हिंदुस्तान के लगभग सभी छोटे बड़े अखबारों में प्रकाशित होने का अवसर मिला, लेकिन बतौर संपादक जो मेहनत ईश्वर जी करते हैं वैसे अन्यत्र कम ही देखने में आया। रमेश गुप्ता जी लिख रहे हैं, ईश्वर शर्मा जी ने नई दुनिया के नाद अनहद कलम में अछूते विषयों को छूकर अचंभित करते रहे हैं। व्यंग की दुनिया में आज जो भी हूँ ईश्वर जी और अदबीज की वजह से हूँ, ऐसा मुकेश राठौर जी लिख रहे हैं। प्रवीण पांड्या जी लिख रहे हैं, ईश्वर जी को सुनना और पढ़ना ऐसा लगता है जैसे आप साहित्य के स्वर्ण युग में हैं। फारूक अफरीदी जी लिख रहे हैं, ईश्वर जी ने अपने संपादकीय कौशल के अनुभव सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने कई कच्चे लोगों को ऐसे परिपक्व बनाने में जो सहयोग दिया वह सराहनीय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने समय निकाल कर इस कार्यक्रम को न केवल सुना बल्कि अपनी बात ईश्वर शर्मा जी तक पहुंचाई। ईश्वर जी, बहुत अच्छा लगा क्योंकि समय हमारा अपनी सीमा लांघ चुका है, लेकिन फिर भी बातचीत में इतना आनंद आ रहा था कि हम चाहते तो और थे कि कई सवाल मेरे जहन में रह गए हैं, वो कभी फिर आपसे मुलाकात हम करेंगे और उस समय उन बचे हुए सवालों की भी बारी आएगी। लेकिन फ़िलहाल इतना ही कह सकता हूं कि आज आपने जो बहुमूल्य समय बॉक्स एफएम के व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम के लिए दिया, उसके लिए बॉक्स एफएम और मेरे तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद प्रभात जी। आपको हम सभी पाठकों और श्रोताओं की ओर से भी जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं। और ये एक अच्छी परिचर्चा रही, चर्चा रही। इसी वाक्य, इसी पंक्ति के साथ मैं ये बातचीत अपनी विराम देता हूं कि इतनी समझ नहीं हमें कि समझे वेद पुराण, बस इतना समझाइए कि बने रहे इंसान। बहुत आभार आदरणीय प्रभात जी, धन्यवाद। वाह वाह वाह।
है।